Hello dear student, good afternoon. Welcome to Inspire Academy बालाघाट. आई एम हिमांगनी रांगडाले. बच्चों, आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़. मतलब ह्यूमंस में जो डिसीज़ होती है और हेल्थ के लिए क्या क्या ख्याल रखा जाता है उसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं. बेटा, बहुत सारे डिसीज़ होती हैं, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा हमें डिसीज़ कॉज होती है. तो कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में डिसीज़ कॉज करते हैं और कौन सी डिसीज़ कॉज करते हैं उनके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं. तो आई होप कि आप सभी रेडी होंगे आज की क्लास को लेने के लिए. बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका. आपको पता ही है कुछ दिनों में आपकी पीएनएसटी की एग्ज़ाम है और पीएनएसटी की एग्ज़ाम में जो है आपका टॉपिक ये जरूर ही आएगा. सभी को पता होना चाहिए कि सारी की सारी जो डिसीज़ होती है वो किससे होती है, इनके सिम्टम्स क्या होते हैं. तो ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है. आपकी जो एग्ज़ाम आने वाली है 2 से 3 दिनों में जो एग्ज़ाम आने वाली है इसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका क्या, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़. अब अगर हम ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़ की बात कर रहे हैं बेटा, तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि ह्यूमन हेल्थ क्या होती है. किसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग? ह्यूमन हेल्थ क्या होती है इसके बारे में बात करते हैं. ह्यूमन हेल्थ, ह्यूमन हेल्थ की बात करें बेटा, मतलब मनुष्य के स्वास्थ्य की बात करें तो एक हेल्दी मनुष्य क्या कहलाता है, किसको बोला जाएगा? मनुष्य स्वास्थ्य या मानव स्वास्थ्य. एक हेल्दी मनुष्य किसको कहा जाता है ये आपको पता होना चाहिए. किसको बोला जाएगा बच्चा? एक हेल्दी मनुष्य किसको बोला जाएगा कि एक जो ह्यूमन है एकदम हेल्दी है. तो उसके लिए क्या पैरामीटर हो सकते हैं कि वो कैसे होना चाहिए? फिजिकली, कैसे? फिजिकली, मेंटली और सोशली कैसे होना चाहिए? सोशली फिट या हेल्दी होना चाहिए. ठीक है, फिजिकली या मेंटली या सोशली कैसे होने चाहिए? फिट होने चाहिए. अगर हम फिजिकली की बात करें मतलब शारीरिक रूप से कैसे होना चाहिए? शारीरिक रूप से भी स्वस्थ होना चाहिए, मानसिक रूप से भी स्वस्थ होना चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो शरीर से तो स्वस्थ है, उसके शरीर में किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं है, लेकिन वो मेंटली बहुत प्रेशर में है, बहुत ज़्यादा टेंशन में है. तो ये भी एक प्रकार की डिसीज़ होती है बेटा, है ना. हाइपरटेंशन बोला जाता है, आपको पता होगा. हाइपरटेंशन होता है, हाइपोटेंशन होता है. तो ये जो अगर आपके मेंटली डिसीज़ है या फिर आप मेंटली डिस्टर्ब है तो वो भी आपके लिए क्या है, एक डिसऑर्डर होता है आपकी बॉडी के लिए. तो शारीरिक, मानसिक और सोशली का मतलब होता है सामाजिक. क्या होता है? सामाजिक. तो सामाजिक तौर पर भी कैसा होना चाहिए? फिट होना चाहिए. समाज के प्रेशर, आपको पता होगा आप समाज में रहते हैं तो हमारे समाज में कई सारी बातें होते रहती है, उनका हम लोग प्रेशर लेते हैं तो मेंटली प्रेशर आता है. तो कुल मिला के ऐसे समाज में रहना जहाँ पर क्या हो, हम मेंटली और फिजिकली और सोशली बिल्कुल फिट रह सके, खुश रह सके, ऐसा माहौल बनाना ही क्या कहलाता है? ह्यूमन हेल्थ कहलाता है. ह्यूमन हेल्थ की अगर हम बात करेंगे तो इसके लिए ये तीनों चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली हैं. ठीक है बेटा, अब अगर हम ह्यूमन हेल्थ की बात कर रहे हैं तो ह्यूमन हेल्थ किस पर डिपेंड करती है? ऐसा माना जाता है, पुराने समय से ऐसा माना जा रहा है कि हमारी बॉडी में क्या होता है? एक ह्यूमर होता है. क्या होता है? ह्यूमर होता है. जो ह्यूमर बोला जाता है एक लिक्विड. ह्यूमर मतलब एक तरल होता है जो क्या होता है, जो स्वास्थ्य को डिफाइन करता है. ये हमारे पुराने ख्याल कहते हैं. मतलब हमारी अगर आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो उसमें आपको बताया गया है कि क्या होता है, एक लंबे समय तक शरीर में जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा या आप उसको बोल सकते हैं ह्यूमर बोल सकते हैं, ह्यूमर्स होता है या तरल होता है, वो कैसा होना चाहिए? उसके बीच में संतुलन बना रहना चाहिए. तो मनुष्य कैसा होता है? स्वस्थ होता है, ये कहा गया है. कुछ समय बाद एक वैज्ञानिक आए
आपके ग्रीक जो चिकित्सक आप बोल सकते हैं, ग्रीक चिकित्सक मतलब डॉक्टर हो बोल सकते हैं आप उसको, ग्रीक डॉक्टर जिसका नाम था क्या, हिप्पोकैम्पस। क्या था, हिप्पोक्रेटस। क्या था, हिप्पोक्रेटस। एक सेकेंड, हिप्पोक्रेटस। और हिप्पोक्रेटस एंड इंडियन आयुर्वेदा, इंडियन आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग कैसे डिसीज होगी इसके बारे में बताया गया है। तो इसके अनुसार क्या बताया गया बेटा, जो आपके ग्रीक डॉक्टर थे हिप्पोक्रेटस और इंडियन आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग जो है क्या होता है, हमारी बॉडी में जो ह्यूमर होता है, मतलब कि बाइल जो होता है, बाइल जूस होता है आपकी बॉडी में से, बाइल जूस निकलता है। ये बाइल जूस कैसा होता है, ब्लैक। अगर ब्लैक बाइल है आपका तो ये बोला गया है कि ये ब्लैक बाइल कैसा है, बॉडी को कैसा करता है, गर्म करता है, बॉडी को कैसा बनाता है, गर्म करता है, और जिसे क्या कहा जाता है, करता है, जिसे फीवर के नाम से जाना जाता है। जिसे किस नाम से जाना जाता है बेटा, फीवर के नाम से जाना जाता है। ये आपकी थ्योरी है, इसके बारे में छोटी छोटी चीज़ें याद रखना है। आपकी एनसीईआरटी में ये चीज़ें दी हुई हैं, इसलिए आपको बताना जरूरी है। हो सकता है आपको एग्जाम में पूछ ले कि सबसे पहले किसके द्वारा जो है हमारी बॉडी में जो है फीवर हो रहा है या फीवर है, इसके बारे में बताया गया था। तो सबसे पहले जो है ये जो ब्लैक बाइल था, इस ब्लैक बाइल के बेस पर जो है हमारे आयुर्वेदा में, और आपके जो ग्रीक डॉक्टर थे, जो ग्रीक आप बोल सकते हो, डॉक्टर नहीं बोलेंगे इसको, क्या थे ये, ग्रीक वासी थे। क्या थे, ग्रीक के रहने वाले वासी थे, ग्रीक वासी हिप्पोक्रेटस जो थे, और इंडियन आयुर्वेदा जो थे, इंडियन आयुर्वेदा, इन्होंने मिलकर एक बात कही कि जो ब्लैक बाइल होता है हमारी बॉडी में, ये कैसा करता है, बॉडी को हॉट करता है, और जो जिसे हम किसके नाम से जानते हैं, फीवर के नाम से जानते हैं, और बोला जाता है कि हमारा बॉडी जो है वो कैसा है, गर्म है। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं बेटा किसके बारे में, इसके बाद में एक वैज्ञानिक आया जिसका नाम था क्या, विलियम हार्वे। क्या वैज्ञानिक का नाम था, विलियम हार्वे। एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था क्या, विलियम हार्वे। विलियम हार्वे ने फर्स्ट टाइम क्या किया था, फर्स्ट टाइम क्या किया था बेटा, फर्स्ट टाइम ब्लड सर्कुलेशन की डिस्कवरी की थी। ब्लड सर्कुलेशन के बारे में बताया था। क्या बताया था, ब्लड सर्कुलेशन के बारे में बताया था, ब्लड सर्कुलेशन के बारे में बताया था, या ब्लड सर्कुलेशन की खोज की थी, बताया था। और इन्होंने क्या कहा कि ब्लैक बाइल जो है फीवर का, ब्लैक बाइल फीवर को जो है, ऐसा नहीं होता है कि ब्लैक बाइल जो है इसके आधार पर हम बोल सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति को फीवर है। इसके लिए इन्होंने क्या किया था, थर्मामीटर का प्रयोग किया था। किसका प्रयोग किया था बेटा, थर्मामीटर का प्रयोग किया था। थर्मामीटर के बेस पर इन्होंने बताया कि ब्लैक बाइल की वजह से फीवर को डिफाइन नहीं कर सकते हम, ब्लैक बाइल के बेस पर फीवर को या किसी प्रकार के डिसीज को डिफाइन नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल भी डिफाइन नहीं कर सकते हैं। इसके लिए इन्होंने क्या किया था, इसके लिए इन्होंने किया था थर्मामीटर का उपयोग। इन्होंने इसके लिए क्या किया था, थर्मामीटर का उपयोग किया था, और बताया कि जो थर्मामीटर है उसके बेस पर हम बॉडी का टेम्परेचर पता कर सकते हैं। एक सेकेंड बेटा, चलिए, थर्मामीटर के बेस से बताया। और इन्होंने ये जो ब्लैक बाइल था इसे गुड फ्लूड, क्या कहा, गुड फ्लूड कहा, ठीक है, गुड फ्लूड हाइपोथेसिस की थ्योरी, ये गुड फ्लूड कहा, ठीक है, हाइपोथेसिस।
चलिए, तो ये थी आपकी क्या विलियम हार्वे की। इसके बाद में बात करते हैं बेटा, इसके बाद में इनके और भी वैज्ञानिक आए। इन्होंने बताया कि हमारी बॉडी में जो होता है, हमारी बॉडी को, हमारी जो बॉडी होती है, बॉडी में न्यूरल सिस्टम, बॉडी में क्या होता है, न्यूरल सिस्टम प्लस एंडोक्राइन सिस्टम, न्यूरल सिस्टम प्लस एंडोक्राइन सिस्टम मिलकर क्या बनाते हैं, मिलकर बॉडी का इम्यून सिस्टम तैयार करते हैं। क्या करते हैं, बॉडी का इम्यून सिस्टम तैयार करते हैं, इम्यून सिस्टम तैयार करते हैं। न्यूरल सिस्टम को बोला जाता है तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र, और एंडोक्राइन सिस्टम को बोला जाता है अंतःस्रावी तंत्र, अंतःस्रावी तंत्र। और ये दोनों सिस्टम मिलके हमारा प्रतिरक्षा तंत्र तैयार करते हैं। क्या करते हैं बेटा, प्रतिरक्षा तंत्र जो है वो तैयार करते हैं। अब जब न्यूरल, ये एक्चुअल हाइपोथेसिस थी, इन्होंने क्या कहा था कि ये गुड फ्लूइड है और यहाँ पर जो है न्यूरल सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम मिलकर क्या करते हैं, हमारा प्रतिरक्षा तंत्र, इम्यून सिस्टम तैयार करते हैं, जो क्या करता है, जो बॉडी में डिसीज होने से बचाता है, होने से क्या करता है, बचाता है। ठीक है, तो इम्यून सिस्टम जिसका जितना ज़्यादा मजबूत होगा उतना वो व्यक्ति जो है वो स्ट्रांग होगा। ठीक है, हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम क्रिएट करने के लिए हमारी जो है लिम्फोसाइट काम करती हैं। इन लिम्फोसाइट जो है हमारे नर्व सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम के द्वारा ही कंट्रोल होती हैं। तो कुल मिला के हमारा जो नर्व सिस्टम है और एंडोक्राइन सिस्टम है बेटा, हमारी बॉडी को जो है बिल्कुल हेल्दी रखने में हेल्प करता है। ठीक है, इसीलिए तो कहा जाता है, इसीलिए कहा जाता है कि न्यूरल्स आपके जो, अगर आप अपने नर्व सिस्टम को ठीक करना चाहते हैं तो योगा करना अति आवश्यक है। योगा आपकी बॉडी को फिजिकली, मेंटली और सोशली फिट रखने का काम करता है। आप मेंटली कितना भी डिस्टर्ब हो जाए, योगा करने के बाद में आपकी जो हेल्थ है वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। तो सभी से निवेदन है कि सुबह 1 घंटा जरूर अपने लिए योगा करने के लिए निकालिएगा। ठीक है, निकाल पाएंगे? चलिए, तो ये इसके बाद में बात करते हैं बेटा, हम इसके बाद में बात करते हैं कि जो डिसीज होती हैं, जो डिसीज होती हैं, ये डिसीज कैसे होती है, किस तरीके से होती है। तो अगर हम बात करें किसकी, अगर हम बात करें कि स्वास्थ्य जो है हमारा, ह्यूमन हेल्थ, ह्यूमन हेल्थ किससे इफेक्ट होती है, किससे इफेक्ट होती है, ऐसे कौन से तत्व हैं जिनसे इफेक्ट होती है हमारी हेल्थ, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो कौन से तत्व हैं, मतलब कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से हमारी हेल्थ जो है वो प्रभावित होती है। तो सबसे पहला होता है बेटा जेनेटिक। जेनेटिक क्या होता है, सबसे पहला होता है जेनेटिक डिसऑर्डर, डिसऑर्डर, अनुवांशिक विकार, अनुवांशिक विकार। अब मान लो कि किसी व्यक्ति में, कोई व्यक्ति या कोई बच्चा जन्म ले रहा है और उसमें जन्म से ही जो है किसी भी प्रकार की बीमारी हो गई है, जैसे कि आपको पता होगा हीमोफीलिया हो गया, पीलिया हो गया, ये जैसे जन्म लेने के बाद हो जाते हैं, एनीमिया जन्म लेने के बाद हो जाता है। कुछ जेनेटिक डिसीज होती हैं जो क्या होता है अपने मम्मी पापा से हमको मिलती है। ठीक है, गोनोरिया, सिफिलिस जैसी बीमारियां, तो ये जो है हमको जब बचपन से ही मिल रही है, हमारे मम्मी पापा से ही हमको मिल रही है, तो इसको तो हम क्या कर सकते हैं, ये तो आएंगी ही आएंगी, हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करेंगी ही करेंगी। तो पहला सबसे मेन रीजन होता है आपका क्या, जेनेटिक डिसऑर्डर। मतलब जेनेटिकली आपको जो मिल रहा है, जो डिसीज आपको जेनेटिकली मिल रही है, जो बच्चों में
पैदा होते से ही उनमें दिखाई देती है, उनको बोला जाता है क्या? जेनेटिक डिसऑर्डर। सेकेंड होगी बेटा इन्फेक्शियस डिसीज। इन्फेक्शियस डिसीज मतलब जो किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन से फैल रही है, चाहे वो बैक्टीरिया से हो, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फिर फ्लैटवर्म, ठीक है। तो इनमें से किसी के भी द्वारा जो इन्फेक्शन के द्वारा जो डिसीज हो रही है उनको बोला जाता है इन्फेक्शियस डिसीज। ये हमारी बॉडी में, अब मान लो कि एटमॉस्फेयर में कभी वायरस बहुत ज़्यादा हो गए, बैक्टीरिया हो गए, तो वो हमारी बॉडी को इन्फेक्ट करते हैं और हमारी बॉडी में डिसीज कॉज करते हैं। तो ऐसी जो डिसीज जो किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा सॉरी हो रही है उनको बोला जाएगा क्या? इन्फेक्शियस डिसीज। थर्ड, इन्फेक्शियस को बोला जाता है बेटा, इन्फेक्शियस को क्या बोला जाएगा? संक्रमण। क्या बोला जाएगा? संक्रमण रोग, संक्रामक। क्या बोला जाएगा? संक्रामक या संक्रमण, ऐसा कुछ, ठीक है, संक्रमण बोल देते हैं, संक्रमण रोग। नेक्स्ट हो जाएगा थर्ड हमारा, थर्ड हो जाएगा क्या बेटा? लाइफ स्टाइल। क्या हो जाएगा? लाइफ स्टाइल की वजह से। लाइफ स्टाइल मतलब हमारी जो दिनचर्या होती है उसकी वजह से भी डिसीज हो सकती हैं। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल के लिए देखें, जैसे कि आप क्या खा रहे हैं? खराब खाना खा रहे हैं। क्या खा रहे हैं? खराब खाना खा रहे हैं, या बासी खाना खा रहे हैं। बासी खाना खा रहे हैं। खराब खाना का मतलब बाहर जो भी आपको फूड मिलते हैं, मार्केट में जो भी फूड मिलते हैं, मार्केट के फूड, ठीक है, चलिए, मार्केट फूड, जैसे कि आप चाउमीन खाएंगे, पिज्ज़ा खाएंगे, बर्गर खाएंगे, ये चीज़ें भी क्या होती हैं? आपकी बॉडी में डिसीज कॉज कर सकती है। तो ये जो चीज़ें आप खा रहे हैं, गंदा पानी पी रहे हैं, गंदा पानी, एक सेकेंड बेटा, चलिए, तो गंदा पानी पी रहे हैं, इसकी वजह से जो डिसीज होती हैं वो क्या कहलाती है? लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स होती हैं। तो तीन तरीके से आपकी बॉडी जो है प्रभावित हो सकती है, या तो उसको जेनेटिकली मिला हो वो चीज़ जो डिसीज है, या फिर इन्फेक्शन से हुआ हो, या फिर आपके लाइफ स्टाइल गंदी होने की वजह से, दिनचर्या खराब होने की वजह से आपकी बॉडी में डिसीज हो रही हो। ठीक है, कोई भी कारण हो सकता है। ठीक है बेटा, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट चीज हम लोग क्या याद रखना है कि जो 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 रोगवाहक रोग उत्पन्न करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें पैथोजन कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है बेटा? पैथोजन कहा जाता है, याद रखना है। रोगजनक, जो रोग कारक रोग उत्पन्न करते हैं उनको क्या कहा जाता है? पैथोजन कहा जाता है। हिंदी में इसको बोला जाता है रोगजनक। ठीक है, इसके लिए बहुत सारी जो है, आपको अगर इससे बचना है तो बहुत सारे संतुलित आहार लेना पड़ेगा। आपको इन्फेक्शन से बचना पड़ेगा। आपको इसके लिए बहुत सारे एंटीबॉडीज का निर्माण करना पड़ेगा, या फिर आपको एंटीबॉडी बाहर से लेना पड़ेगा। एग्जाम्पल के लिए हम ले सकते हैं बेटा, अभी कुछ समय पहले आपको पता होगा कोरोना वायरस हमारे यहाँ पर इंटर किया था। कोरोना वायरस के बारे में सभी कोई जानते हैं कि इनके जो सिम्टम्स होते हैं ये कुछ सर्दी, जुकाम, खांसी, फीवर इस रूप में आपके सामने दिखाई देते हैं। अगर हम कोरोना वायरस की बात करें तो आपको पता होगा कि वायरस से जितनी भी डिसीज होती हैं उनका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं बना है अभी तक।
हमारी बॉडी में पूरी तरीके से वायरस को ख़त्म करने के लिए कोई भी ट्रीटमेंट नहीं बना है, क्योंकि वायरस जो है उसके कई सारे वेरिएंट होते हैं, ठीक है। अपने वेरिएंट जो है वो चेंज करते हुए चलता है और इसको हम मार नहीं सकते, लेकिन उनसे हमारी बॉडी को बचाने के लिए जो है हम क्या करते हैं, एंटीबॉडी का डोज लिया है हमने, आपने अभी लिया होगा, है ना। तो जो वैक्सीन लगाया है आपने, अभी वैक्सीन सभी को लगी होगी वायरस, कोरोना वायरस के लिए। तो ये जो वैक्सीन लगी है ये आपकी बीमारी को ख़त्म करने के लिए नहीं, आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज़ बनाने के लिए है, उस वायरस के खिलाफ जो आपकी बॉडी में इंटर कर चुका था उसके लिए एंटीबॉडीज़ बनाई गई हैं। अब अगर नया वेरिएंट आपकी बॉडी के अंदर आएगा तो उसके लिए तो नहीं बनी है, ठीक है। तो एंटीबॉडीज़ आपके लिए बनाना, अब आपकी बॉडी को जो नया वायरस आएगा, अब उसके लिए आपकी बॉडी को खुद को क्या बनाना पड़ेगा, एंटीबॉडीज़ बनाना पड़ेगा। तो आपकी बॉडी में जितनी अच्छी एंटीबॉडीज़ होंगी उतनी आपकी बॉडी कैसी होगी, स्वस्थ होगी। आप अच्छा खाना खाएंगे, हेल्दी खाना खाएंगे, तो उससे भी आपकी बॉडी कैसी होगी, हेल्दी रहेगी, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है। हमने क्या क्या चीज़ें देखा है कि शुरुआत से जो है डिसीज़ का पता हम लोग करने के लिए क्या क्या किया है, कि कैसे हमारा जो सिस्टम है, हमारा हेल्थ जो है वो प्रभावित होता है, कितने कारण हो सकते हैं, इसके बारे में हमने बात किया है, ठीक है बेटा। अब हमको पता होना चाहिए, मैंने जैसे कि आपको बताया कि ये जो डिसीज़ होती है बैक्टीरिया की वजह से, वायरस की वजह से, प्रोटोजोआ की वजह से या प्लेटीहेल्मिन्थेस की वजह से हो सकती हैं, तो या फंगस की वजह से भी हो सकती हैं। किसकी वजह से, फंगस की वजह से भी हो सकती है, फंगस की वजह से भी हो सकती है। तो ये जो डिसीज़ है, कौन सी डिसीज़ है, इनके सिम्टम्स क्या हैं, इनके बारे में हम लोग अब डिटेल में पढ़ने वाले हैं। मतलब इनको एक चार्ट के फॉर्म में पढ़ेंगे, कौन सा डिसीज़ किसकी वजह से होता है, मतलब रोग का कारक और उसके सिम्टम्स, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए रेडी हो जाइए। अभी तक की जो बेसिक चीज़ें थी वो हमने कवर किया है। फर्स्ट हम लोग देख रहे हैं बेटा, मनुष्य में जो जीवाणुओं से होने वाले रोग है, बैक्टीरियल डिसीज़। कौन सी डिसीज़ है ये, बैक्टीरियल डिसीज़ के बारे में बात कर रहे हैं हम। बैक्टीरियल डिसीज़ की बात कर रहे हैं, मतलब बैक्टीरिया से जो रोग हो रहे हैं उनकी बात करते हैं। तो देख लेते हैं हम लोग क्या क्या पढ़ना है। रोग मतलब डिसीज़, रोग कारक मतलब आपका क्या, रोग कारक मतलब जो रोग उत्पन्न करने वाला है, फिर उसमें कहाँ पर, मतलब कि ये क्या हुआ, ये बैक्टीरिया किसको इफेक्ट करता है, ये बैक्टीरिया किसको इफेक्ट करता है, इसके बारे में पढ़ेंगे हम। ये बैक्टीरिया किसको इफेक्ट करता है, इसके लक्षण क्या होते हैं, इनके संक्रमण की विधि, मतलब कैसे एक दूसरे में फैलते हैं, और इनमें जो फीवर होता है, फीवर का जो टाइम होता है वो कितने दिन का होता है, फीवर का जो टाइम होता है वो कितने दिन का होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हुए चलेंगे। आप लोगों को भी बिल्कुल याद रखते हुए चलना है। ये तो आपको बेटा पढ़ना पड़ेगा, आपको उसको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। जैसे कि हमारी फर्स्ट डिसीज़ है कॉलेरा। कॉलेरा के बारे में जानते होंगे आप, कॉलेरा के बारे में जानते होंगे, उसमें बहुत ज़्यादा क्या हो जाती है, आपको पेचिस लगने लगती है, मतलब आप बार बार क्या करेंगे, टॉयलेट जाएंगे, ठीक है। तो कॉलेरा, इसका रोग कारक है बेटा विब्रियो कॉलेरी। कौन है, विब्रियो कॉलेरी, कॉमा आकार का होता है इसलिए इसको विब्रियो कॉमा कहा गया है। एक्चुअल में इसका नाम है क्या, विब्रियो कॉलेरी, जो कॉलेरा उत्पन्न करता है। और ये इन्फेक्ट करता है किसकी, आपकी इंटेस्टाइन को इन्फेक्ट करता है। इसका इन्फेक्शन कहाँ पर होगा बेटा, इंटेस्टाइन में इसका इन्फेक्शन होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, एब्जॉर्प्शन, वाटर एब्जॉर्प्शन पर्याप्त मात्रा में नहीं हो पाएगा, और आपका जो फूड है वो जो है बाहर निकलता जाएगा, ठीक है, कॉलेरा। अब ये मुख्य लक्षण इसके क्या होंगे, डायरिया एवं उल्टी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बार बार आपको टॉयलेट जाना पड़ेगा, डायरिया जैसे, तो और क्या होने लगेगी, मिचली आने लगेगी, उल्टी आने जैसे लगने लगेगा, ये होते हैं कॉलेरा के लक्षण। और संक्रमण की विधि क्या होगी, कैसे फैलेगा ये, अगर आप संदूषित भोजन मतलब कि गंदा खाना खा रहे हैं, कई दिनों का बचा हुआ खाना खा रहे हैं, या फिर हो सकता है कि आप बाहर कहीं खाए हों और वो कई दिनों का हो, कई दिनों का पैकेट बंद आप भोजन खाते हैं, तो उसकी वजह से भी आपके इंटेस्टाइन जो है वो इन्फेक्ट हो सकती है। और इसमें जो फीवर होता है वो 2 से 3 दिन का होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है निमोनिया। नेक्स्ट क्या है बेटा, निमोनिया। ये याद रखना है, इसमें सांस लेने में तकलीफ होती है, निमोनिया में सांस लेने में तकलीफ होती है, डिप्लोकोकस न्यूमोनी के द्वारा ये डिसीज़ होती है, फेफड़ों को इन्फेक्ट करती है,
मतलब इसमें जो फेफड़े होते हैं उसमें पस बनने लगता है और सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। स्पेशली ये बच्चों में ज़्यादा देखने को मिलती है निमोनिया। ठीक है, श्वास लेने में कठिनाई होगी, रोगियों के लार के द्वारा जो है इसका संक्रमण होता है और 1 से 3 दिन का इसमें फीवर होगा। नेक्स्ट है हमारा टाइफाइड। टाइफाइड को तो सबको ही जानते हैं। टाइफाइड में क्या होता है, फीवर आता है, हाथ पैरों में दर्द स्टार्ट हो जाता है। तो ये टाइफाइड है, साल्मोनेला टाइफी की वजह से होता है। ये कहाँ पर होता है, इंटेस्टाइन को इन्फेक्ट करता है। स्थायी ज्वर मतलब कि बहुत ज़्यादा फीवर होता है और खराब खाना खाने की वजह से या पानी पीने की वजह से होता है। 1 से 3 सप्ताह तक इसका फीवर चल सकता है। मतलब बहुत लंबे समय तक जो है टाइफाइड डिसीज आपकी चल सकती है। इसके बाद में है टिटेनस। टिटेनस की बात करें बेटा तो ये टिटेनस ऐसी बीमारी है जिसमें क्या होता है, आपकी बॉडी का स्केलेटल सिस्टम इफेक्ट होता है। स्केलेटल सिस्टम कैसा हो जाता है, टेढ़ा हो जाता है। आपकी बॉडी का जो हड्डियां होती हैं वो तिरछी होने लगती हैं, उसको बोला जाता है टिटेनस। पेशियों में ऐठन स्टार्ट हो जाती है, मतलब कि अकड़ने लगती है आपकी बॉडी। हम देसी भाषा में बोले तो क्या, आपकी बॉडी में अकड़न होने लगती, पूरी अकड़ जाती है बॉडी, फिर उसको आप सीधा नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो किसके द्वारा होता है टिटेनस रोग, हाँ लॉक जॉब कहा जाता है, मतलब उसके जो जॉइंट होते हैं वो लॉक हो जाते हैं। क्लास्ट्रीडियम टिटेनी के द्वारा होता है ये डिसीज। किसके द्वारा होगा, क्लास्ट्रीडियम टिटेनी के द्वारा। टिश्यूज को क्या करता है, इन्फेक्ट करता है। टिश्यूज ही तो इन्फेक्ट होती हैं, इनकी टिश्यूज को क्या करता है, ये बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट करने लगता है, इसकी पेशियां कॉन्ट्रैक्ट होने लगती हैं और हमारा शरीर अकड़ जाता है। ठीक है, कुछ ऐसे अकड़ जाएगा अजीब तरीके से। ऊतकों में होता है दर्दयुक्त पेशियों में ऐठन और लकवा। लकवा पैरालिसिस को बोला जाता है। दर्दयुक्त पेशियां, ऐठन एवं लकवा घावों एवं जलने के द्वारा, किसी प्रकार का घाव हो जाए उस पर अगर मान लो क्लास्ट्रीडियम टिटेनी जो आपका है इन्फेक्ट कर दे तो क्या होगा, ये बढ़ते हुए चलेगा। 4 दिन से 3 सप्ताह तक इसमें फीवर होगा। डिप्थीरिया की बात कर रहे हैं। डिप्थीरिया कोरोना बैक्टीरियम डिप्थीरियाई के द्वारा होता है, सेम नाम है, याद रख सकते हैं आप, बहुत इजी है। ठीक है, कोरोना बैक्टीरियम डिप्थीरियाई के द्वारा होता है। आवाज़ की बात करें तो नाक, गले और टॉन्सिल की म्यूकस झिल्ली। टॉन्सिल में म्यूकस झिल्ली होती है बेटा, जो क्या करती है, म्यूकस का सिक्रेशन करती है, आपकी नमी को बनाए रखने का काम करती है। उसमें इन्फेक्शन होता है जिससे गले में क्या हो जाएंगे, छाले हो जाएंगे। गले में छाले होंगे, सांस लेने में क्या हो जाएगी, कठिनाई होने लगेगी। मुख और नाक के द्वारा स्त्रावण होता है, इसमें 2 से 3 दिन तक फीवर होगा। काली खांसी, इसको बोला जाता है पर्ट्यूसिस। काली खांसी को बोला जाता है पर्ट्यूसिस। और बॉर्डेल क्या, बोर्डेटेला पर्ट्यूसिस के द्वारा क्या होता है, ये डिसीज होता है। आप काली खांसी को पर्ट्यूसिस के नाम से याद रखोगे तो आपको क्या हो जाएगा, इसके बैक्टीरिया का नाम भी पता चल जाएगा, बोर्डेटेला पर्ट्यूसिस। ये श्वसन मार्ग को इन्फेक्ट करता है और घातक खांसी, विशेषतः हाँफते हुए हुक्कारना। मतलब कि खांसी, काली खांसी इतनी ज़्यादा खतरनाक खांसी होती है इसमें कि बिल्कुल गला खराब हो जाए आपका। ठीक है, गले का स्त्रावण एवं संपर्क के द्वारा 10 से 16 दिन तक इसका इन्फेक्शन रहता है। ट्यूबरकुलोसिस, जिसको बोलते हैं हम टीबी, क्या बोलते हैं, टीबी। टीबी का रोग होता है, टीबी नहीं, टीबी माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के द्वारा ये डिसीज होती है, टीबी। ठीक है, इसमें ब्लड वगैरह आने लगता है, कफ में। फेफड़ों में इन्फेक्शन होता है, कफ में कफ, रक्त, लार और सीने में दर्द होता है। कफ आता है, कफ के साथ में बेटा इसमें टीबी में खून आता है और सीने में दर्द स्टार्ट हो जाता है। और ये तो अनगिनत बहुत समय तक चल सकता है। टीबी बहुत रेयर ही ठीक होती है, वैसे हो जाती है। प्लेग की बात करेंगे। प्लेग कैसे क्या होता है, पॉस्चुरेला पेस्टिस के द्वारा होता है। रुधिर और लिम्फ को इन्फेक्ट करता है। इसमें क्या होगा, लिम्फ गांठों में दर्द होने लगेगा। जो आपके लिम्फेटिक नोड होते हैं, हमारा लिम्फेटिक सिस्टम होता है, आपने पढ़ा होगा, ब्लड में हमने पढ़ा था। तो लिम्फेटिक सिस्टम में जो नोड होते हैं उनको क्या करता है, ये इन्फेक्ट, इसमें दर्द होने लगता है। और अगर हम बात करें कैसे फैलता है तो रेटेपीलिया के काटने से फैलता है। ठीक है, आपको मेन इसमें क्या याद रखना है कि ये किस ऑर्गन को इन्फेक्ट करता है और इसके क्या लक्षण है। बाकी ये चीज़ें जो बेटा आपके संक्रमण की विधि, ये सब चीज़ें ठीक नहीं है, क्योंकि आपको पता होगा संक्रामक रोग और असंक्रामक रोग हमने पढ़ा है। डिसीज की बात करें तो हम याद रखना है आपको कि 2 प्रकार के रोग होते हैं, जो छूने से फैल जाए संक्रामक, जो छूने से ना फैले वो असंक्रामक होते हैं। ठीक है, तो बैक्टीरियल डिसीज जो है वो छूने से फैलती हैं, तो इसलिए संक्रामक रोग है। कैसे फैलता है ये सभी को पता है, छूने से या छींकने से या जो भी है, ऐसे फैलते हुए चलता है। आपको ये 3 पॉइंट, मुख्य 4 पॉइंट याद रखना है, रोग, रोग कारक, आवास, मतलब कि ये किसको इन्फेक्ट करता है, इसके लक्षण क्या है।
ठीक है, चलिए लेप्रोसी की बात करते हैं। आपको पता होगा लेप्रोसी जिसको आप बोलते हैं क्या, जैसे कोढ़ हो जाती है, कोढ़, लेप्रोसी। ठीक है, तो ये किसके द्वारा होता है, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री के द्वारा होता है। इसमें त्वचा, म्यूकस झिल्ली और परिधि तंत्रिका तंत्र, मुख्य रूप से त्वचा, मुख्य रूप से क्या बेटा, मुख्य रूप से आपकी त्वचा कैसी होती है, इन्फेक्ट होती है इसमें। और कम वर्णक युक्त त्वचा, मतलब कि आपकी जो स्किन है उसमें जो मेलेनिन पिगमेंट है वो कम होने लगता है, वाइट वाइट स्किन दिखने लगती है, आपको पता होगा। तो कम स्किन, छाले हाथ की अंगुलियों में विकृति, ये चीजें आपको याद रखना है। सिफिलिस ट्रिपेनोमा पैलिडियम से होता है, मुखीय जेनाइटल रेक्टल म्यूकोसा में इन्फेक्शन करता है ये। और इसमें क्या आ जाते हैं, चकते से आ जाते हैं हमारी बॉडी में। ठीक है, किसके, चकते से आ जाते हैं। फिर गोनोरिया की बात करेंगे, ये सिफिलिस और गोनोरिया, सिफिलिस और गोनोरिया बेटा ये आपकी रिप्रोडक्टिव डिसीज हैं। कैसी डिसीज हैं, रिप्रोडक्टिव डिसीज है, याद रखना है, रिप्रोडक्टिव डिसीज। नेजेरिया गोनोरियाई के द्वारा होता है। और आपकी जो यूरिनरी यूरेटर बोल सकते हैं हम, यूरेटर की म्यूकोसा को इन्फेक्ट करता है। और मूत्र त्याग करते समय, मतलब हम यूरिन बाहर निकाल रहे हैं उस समय में क्या होता है, यूरिन मार्ग में हमारे जलन होने लगती है। और लैंगिक संपर्क के द्वारा ये रोग होता है। तो ये जो दोनों के दोनों डिसीज हैं, ये दोनों डिसीज रिप्रोडक्टिव डिसीज हैं। अगर आप किसी के साथ में, मतलब बोलना चाहिए, लैंगिक संपर्क स्थापित करते हैं, सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, तो उसके द्वारा जो है ये डिसीज जो है वो कॉज होती है। ठीक, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। लैंगिक संपर्क जन्म रोग, मतलब जो लैंगिक संपर्क के द्वारा जो रोग उत्पन्न होते हैं, मतलब आपके सेक्सुअल मेथड के द्वारा जो रोग उत्पन्न होते हैं, वो आपके यहाँ पर हम लोग देखेंगे। एड्स जो होता है रेट्रोवायरस, HIV वायरस के द्वारा होता है। ये वायरल डिसीज है। और ये क्या होता है, लिम्फ गठानों में आकर बढ़ना और ज्वर, भार में कमी, ये सारी चीजें हो सकती है। ठीक है, चलिए, भार में कमी, ये कोई नहीं, इसको हटा देते हैं, ये नहीं है। ठीक है, चलिए, जेनाइटल हर्पिस वायरस से होता है। जेनाइटल हर्पिस वायरस से होता है, ये भी वायरल डिसीज है। जननांगों पर क्या होते हैं, दर्दयुक्त छाले हो जाते हैं। ये बेटा इसको हटा देना है, ये नहीं है, मिसप्रिंट और कहीं है। नेक्स्ट है हमारा गोनोरिया, नेजेरिया गोनोरियाई के द्वारा होता है, अभी हमने पढ़ा, बैक्टीरियल डिसीज है। समस्त जनन अंगों का संक्रमण एवं PID पेनिसिलिन। ठीक है, हाँ, ये हो सकता है बेटा, ये जो कोई नहीं, ये ट्रीटमेंट है, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। एड्स का कोई ट्रीटमेंट नहीं है, हर्पिस का कोई ट्रीटमेंट नहीं है। ठीक है, गोनोरिया में पेनिसिलिन का उपयोग किया जा सकता है, पेनिसिलिन के उपचार के द्वारा, पेनिसिलिन के उपयोग के द्वारा इसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। फिर आपका है सिफिलिस, याद रखना है, क्या याद रखना है, सिफिलिस ट्रिपेनोमा पैलिडम के द्वारा होता है, बैक्टीरियल डिसीज है। और इसमें जो है जो उपचार है इसका पेनिसिलिन और बेंजीन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, उसके बाद में याद रखना है ट्राइकोमोनियसिस, क्या याद रखना है, ट्राइकोमोनियसिस, ट्राइकोमोनास वेजिनेलिस के द्वारा ये डिसीज होती है। किसके द्वारा, ट्राइकोमोनास वेजिनेलिस के द्वारा ये डिसीज होती है। और ये क्या है, ट्राइकोमोनास वेजिनेलिस एक प्रोटोजोआ है। हरे पीले रंग के वेजाइनल स्त्राव होते हैं, मतलब कि ये फीमेल में होने वाली डिसीज है बेटा। ये इन्फेक्शन जब आपकी वेजाइना से एक लिक्विड सिक्रेट होता है, ऑलवेज एक वाइट कलर का लिक्विड सिक्रेट होता है आपकी बॉडी से, जिसको हम वाइट, मतलब उसको, जैसे कि अगर आपका मान लो पीरियड वगैरह आता है, तो उस समय में आपकी बॉडी से, या पीरियड के बाद में या पहले, आपकी बॉडी मतलब वेजाइना से एक वाइट कलर का स्त्रावण होता है। ये अच्छी चीज़ है, आपकी बॉडी में होना चाहिए। ये आपकी जो यूटेरस होता है उसमें जो भी इन्फेक्शन होगा या किसी भी प्रकार के वेस्ट मटेरियल आपकी बॉडी में इंटर कर जाए, उसको बाहर निकालने में हेल्प करते हैं, अच्छी चीज़ है। लेकिन अगर यही स्त्राव जो है हरे या पीले रंग का होगा, हरे या पीले रंग का होगा, तो ये या मतलब
उसमें से बदबू आएगी तो वो जो है कैसा होता है, डिसीज़ होती है, कौन सी, ट्राइकोमोनियासिस। और इसके लिए आपको डॉक्टर को दिखाना बहुत ज़रूरी है। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो आप जो है डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करें कि ये सब चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, हरे नीले रंग का स्त्राव नहीं होना चाहिए। वाइट जो सिक्रेशन हो रहा है, वेजाइनल सिक्रेशन, ये सामान्य सी बात है, लेकिन कलर उसका चेंज नहीं होना चाहिए। बेटा याद रखना है, हर लड़की के लिए, हर गर्ल के लिए, हर फीमेल के लिए जो है ये इम्पोर्टेंट है। इसके लिए जो है जो मेडिसिन दी जाती है वो है क्या, मेट्रोनिडाजोल। क्या है, मेट्रोनिडाजोल। फिर है आपका क्रेकॉइड, हीमोफिलिस ड्यूक्रेकई के द्वारा होता है। इसमें गंदा बदबूदार स्त्राव होता है और छाले होते हैं, और सल्फोनेमाइड के द्वारा इसका उपचार किया जाता है। ठीक है, इसके बाद में है क्या, लिम्फोग्रेनुलोमा वेनेरम। लिम्फोग्रेनुलोमा सिटेकोसिस बैक्टीरिया के द्वारा होता है। इसमें इंग्वाइनल लिम्फोडिनोपैथी स्त्रावण होता है, ये भी वेजाइनल स्त्रावण से संबंधित है आपका, और टेट्रासाइक्लिन का इसमें उपचार प्रयोग किया जाता है इसके उपचार के लिए। ये लैंगिक संपर्क के द्वारा होने वाले रोग हैं, मतलब जो आपके बोलना चाहिए किसी के बीच संबंध स्थापित होता है तो ही ये रोग उत्पन्न हो सकते हैं। ये संक्रामक रोग नहीं है, ये केवल और केवल लैंगिक संपर्क के द्वारा ही स्थापित होते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं किसकी, नेक्स्ट बात करते हैं कीटों से होने वाले रोग। ऐसे रोग जो कीटों से होते हैं, जैसे कि मच्छर के काटने से कौन से रोग होते हैं, मक्खियों के काटने से, ये कौन से रोग होते हैं, इसकी बात करते हैं। मच्छर के काटने से होने वाले रोग, एनोफिलीज, मादा एनाफिलीज मच्छर से, प्लाज्मोडियम जीव कारक क्या है, मादा एनाफिलीज मच्छर से, मादा एनाफिलीज मच्छर में प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ होता है जो मलेरिया रोग उत्पन्न करता है। फिर उसके बाद में जो आपका जो मच्छर है जिसका नाम है क्या, क्यूलिसिन, ये वाउचेरिया ब्रोंकाइटिस इसका रोग कारक हो जाएगा, मतलब ये रोग वाहक है। ये क्या करता है, रोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करता है और ये रोग उत्पन्न करता है। ये वाउचेरिया ब्रोंकाइटिस जो है ये क्यूलिसिन के अंदर रहता है। फ्लेवोवायरस फाइब्रिकस ये किसके अंदर रहता है, स्टोगोमाइया स्पिरिलम के अंदर रहता है। फिर डेंगू वायरस जो होगा, जो डेंगू रोग उत्पन्न करता है, डेंगू वायरस जो कौन सा रोग उत्पन्न करता है, डेंगू रोग उत्पन्न करता है वो एडिस एजिप्टी मच्छर के अंदर पाया जाता है और इसके द्वारा क्या करता है, ये एक जगह से दूसरी जगह जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आप ले लें कि आपको जैसे मलेरिया हो गया, क्या हो गया बेटा, मलेरिया हो गया। मलेरिया कैसे हुआ, आपको काटा किसने, मच्छर ने। एक सेकेंड, ठीक है बेटा, चलिए आ जाइए। अब आपको मान लो कि मच्छर ने काटा, अब ये मच्छर कौन सी काटेगी, केवल और केवल मादा मच्छर खून पीती है, इतना याद रखना है। और जो मच्छर खून पिएगा वही जो है वो रोग उत्पन्न करने में केपेबल होगा। जैसे कि अगर हम बात करें मच्छर ने हमको काटा, ऐसे तो कई सारे मच्छर काटते हैं आपको डेली, लेकिन हमेशा मलेरिया तो नहीं होता है। जब कभी आपको मादा एनाफिलीज मच्छर काटती है तो मादा एनाफिलीज मच्छर के डंक में बेटा प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ होता है। ये प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ आपके ब्लड के अंदर इंटर कर जाता है। जब मादा एनाफिलीज मच्छर क्या करती है, खून चूसते होती है, उस समय में क्या होता है, वो हमारी बॉडी में चला जाता है। अब बॉडी में जब जाता है तो हमारी बॉडी में एक सेना है, आपको पता होना चाहिए। सेना जो है वो अटैक तो करती है उसके ऊपर, लेकिन उसके अटैक करने से पहले ही अगर ये प्लाज्मोडियम जो प्रोटोजोआ है ये लगातार डिवीज़न करके, कंटिन्यू डिवीज़न करके इसकी संख्या बहुत ज़्यादा जब बढ़ा देता है तो हमें क्या हो जाता है, मलेरिया हो जाता है। तो अगर वहीं पर प्रोटोजोआ को मार दिया जाता तो मलेरिया नहीं होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। इसके बाद में मक्खियों की बात करते हैं हम। मक्खियाँ जो आपकी है मस्का, ये क्या होती है, ये आपके किसके लिए, साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला पैराटाइफी, हेपेटाइटिस के
जो वायरस होते हैं इनके लिए क्या होती है, वाहक का काम करती है। और इससे रोग कौन से होंगे, इससे बेसिलस डिसेंट्री, टाइफाइड ज्वर, पैराटाइफाइड ज्वर और संक्रामक हिपेटाइटिस। मतलब साल्मोनेला टाइफी से क्या होगा, टाइफाइड, साल्मोनेला पैराटाइफी से पैराटाइफाइड, और हिपेटाइटिस से आपके जो हिपेटाइटिस प्रकार के ए वायरस होते हैं, हिपेटिक वायरस होते हैं, उससे हिपेटाइटिस होगा। ठीक है। बालू मक्खी, सैंड मक्खी बोला जाता है, जिसको सैंड मक्खी बोला जाता है, सैंड मक्खी। जो सैंड मक्खी होती है, ये सैंड मक्खी जो है कौन से, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, याद रखना है। और सैंड मक्खी से जो है लिस्मानिया डोनोवनी, इस मक्खी में जो है लिस्मानिया डोनोवनी जो वाहक होता है वो क्या करता है, काला आजार रोग उत्पन्न करता है। ठीक है, ये याद रखना है। जो मैं इंपॉर्टेंट लगा रही हूँ बस इसी को याद रखना है बस बेटा ना, याद पढ़ना तो पूरे है लेकिन जो इंपॉर्टेंट लगा रही हूँ, जैसे कि बालू मक्खी के अंदर जो होता है, बालू मक्खी के अंदर लिस्मानिया डोनोवनी नाम का एक प्रोटोजोआ होता है जो क्या करता है, कालाजार रोग उत्पन्न करता है। इसके बाद में हमको याद रखना है क्या, ये घरेलू मक्खी, मस्का डोमेस्टिका, घरेलू मक्खी का याद रखना है। घरेलू मक्खी जो है जिसका नाम मस्का डोमेस्टिका है, और इसके अंदर कौन सा, विब्रियो कॉलेरी जो वायरस आपका, विब्रियो कॉलेरी जो बैक्टीरिया है वो इसके अंदर रहकर क्या करता है, वह आपका एक जगह से दूसरे जगह जाता है, और इससे रोग कौन सा होता है बेटा, तो कॉलेरा रोग होता है। ठीक है। इसके बाद में सीसी मक्खी, किसका याद रखना है, सीसी मक्खी का याद रखना है। इसमें सीसी मक्खी का वैज्ञानिक नाम है क्या, ग्लोसिना पेल्पेलिस, ट्रिपेनोसोमा गैम्बिएसिस। इसका क्या करता है, रोग कारक होता है, और इससे सिकनेस, आपकी स्पेलिंग सिकनेस रोग उत्पन्न होता है। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका। नेक्स्ट हमको याद रखना है, नेक्स्ट हमारे हैं प्रोटोजोअल डिसीज। कौन सी डिसीज है, प्रोटोजोअन डिसीज। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोटोजोअन डिसीज, जो प्रोटोजोआ से होने वाली डिसीज है। प्रोटोजोआ से सबसे पहले याद रखना है एंटामीबा हिस्टोलिटिका। एंटामीबा हिस्टोलिटिका जो है ये कौन सा डिसीज उत्पन्न करता है, तो ये अमीबीय पेचिस, क्या, अमीबीय पेचिस मतलब अमीबीय डायरिया, अमीबा में क्या है, डायरिया, अमीबीय पेचिस उत्पन्न करता है, अमीबीय डायरिया उत्पन्न करता है हमारी बॉडी के अंदर। एंटामीबा हिस्टोलिटिका डायरिया उत्पन्न करने वाला एनिमल, सॉरी जीव, प्रोटोजोआ है, और इसके कारण क्या होता है, आंत में छाले हो जाते हैं। ठीक है, अमीबीय पेचिस उत्पन्न करता है। इसमें क्या होगा, परजीवी के पोषक और स्थान, मतलब कि कहाँ पर रहते हैं ये, तो मनुष्य के कॉलोन में, मनुष्य का कॉलोन मतलब मनुष्य की जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है उसके कॉलोन में जो है एंटामीबा हिस्टोलिटिका होता है। कभी कभी कुत्तों बिल्लियों में भी होता है। ये लीवर, तिल्ली मतलब स्प्लीन, फेफड़े, मस्तिष्क इत्यादि में पहुंच जाते हैं। ठीक है, इसके बाद में क्या है, इसके बाद में इनको याद रखने की जरूरत नहीं है। इसके बाद में याद रखना है आपको क्या, ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस। ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस जो है अफ्रीका का निद्रा रोग उत्पन्न करता है, अफ्रीका का निद्रा रोग उत्पन्न करता है, अफ्रीका के व्यक्तियों के रक्त में पाया जाता है, और जो इसका संचरण है ग्लोसिना पाल्पेलिस के द्वारा, मक्खी के द्वारा काटने से होता है। ये जो इंपॉर्टेंट है इनको याद रखना है। लिस्मानिया डोनोवनी अभी हमने पढ़ा है, लिस्मानिया डोनोवनी क्या उत्पन्न करता है, कालाजार रोग उत्पन्न करता है सैंड मक्खी के काटने से। सैंड मक्खी के अंदर जो होता है लिस्मानिया डोनोवनी होता है, ये लिस्मानिया डोनोवनी कालाजार रोग उत्पन्न करता है, और ये जो है मनुष्य, कुत्ता या बिल्ली के यकृत को प्रभावित करता है या लिम्फेटिक ग्लैंड को प्रभावित करता है। इतनी चीज़ें याद रखना है। प्रोटोजोअन डिसीज इंपॉर्टेंट जो थी उनके बारे में ही पढ़ रहे हैं हम लोग, क्योंकि हमारे पास टाइम कैसा है, कम है, एग्जाम आपकी पास में आ रही है, तो जो जो इंपॉर्टेंट है बेटा जिस डिसीज के बारे में पूछता है उसके बारे में बात करते हैं हम। ठीक है, और क्या है, लिस्मानिया ट्रोपिका। लिस्मानिया ट्रोपिका की बात करें तो ये ओरिएंटल सोर क्या करता है, ओरिएंटल सोर उत्पन्न करता है, सैंड फ्लाई मक्खी के द्वारा होता है, और मनुष्य की त्वचा, रुधिर की कोशिकाओं और एपिथेलियम को संक्रमित करता है। ठीक है, इसके बाद में हमको याद रखना है क्या, ट्राइकोमोनास वेजिनेलिस। ट्राइकोमोनास वेजिनेलिस जो है वेजिनाइटिस रोग उत्पन्न करता है। ट्राइकोमोनास वेजिनेलिस वेजिनाइटिस रोग उत्पन्न करता है, लैंगिक संपर्क के द्वारा स्थापित होने वाला रोग है, और महिलाओं की
आपकी जो यूरेटर नलिका होती है, यूरेटर्स होती है, उसमें क्या होता है और छोटी आंत में इन्फेक्शन करता है। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जो है मलेरिया उत्पन्न करता है मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से, मतलब मादा एनाफिलीज मच्छर काटेगा जिसके अंदर प्लाज्मोडियम वाइवेक्स होगा और जो मलेरिया उत्पन्न करेगा। मनुष्य की इरिथ्रोसाइट, इरिथ्रोसाइट बोले तो आपकी आरबीसी को प्रभावित करता है। प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, ये भी मलेरिया उत्पन्न करने वाले, प्लाज्मोडियम मलेरियाई मलेरिया उत्पन्न करता है। प्लाज्मोडियम ओवेल, ये प्लाज्मोडियम के प्रकार हैं बेटा जो मलेरिया उत्पन्न करते हैं, अलग अलग प्रकार के, लेकिन काटेगा कौन? मादा एनाफिलीज। ठीक है, तो याद रखना है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम मलेरियाई, प्लाज्मोडियम ओवेल। फिर इसके बाद में याद रखना है आपको, क्या हो गया? इतनी चीजें ठीक है, इतनी काफी है ना। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं मनुष्य में हेलमिंथ के द्वारा होने वाले रोग, मतलब फ्लैट वर्म के द्वारा होने वाले रोग, कृमियों के द्वारा होने वाले रोग। हमारी बॉडी में कृमि से जो डिसीज होती है उनके बारे में पढ़ते हैं। रोग है आपका टीनियसिस और सिस्टिसर्कोसिस। रोग है टीनियसिस एवं सिस्टिसर्कोसिस। रोग उत्पन्न कौन कर रहा है? टीनिया सोलियम और क्या? पॉर्क टेपवर्म। टीनिया सोलियम और पॉर्क टेपवर्म जो है ये डिसीज उत्पन्न करता है, मतलब टीनिया सोलियम टीनियसिस उत्पन्न करता है, पॉर्क टेपवर्म सिस्टिसर्कोसिस उत्पन्न करता है। ये सीधे सीधे आंत को इफेक्ट करता है और ये कच्चा या अधपका सुअर का मांस खाने से जो है आपका कौन सा रोग होता है? टीनियसिस होता है। टीनियसिस टीनिया सोलियम के द्वारा होता है, आंत को इफेक्ट करता है और कच्चा या अधपका मांस खाने से ये रोग होता है। एस्केरियासिस जो डिसीज है वो एस्केरिस से होती है। एस्केरियासिस डिसीज एस्केरिस से होती है, छोटी आंत को प्रभावित करती है। भोजन और जल के साथ इनके अंडे खाने से भी होता है। ठीक है, इसके बाद में इसके एस्केरिस के अंडे। फाइलेरियासिस, इनको आप जानते होंगे, हाथी पांव रोग के नाम से जाना जाता है। फाइलेरियासिस हाथी पांव रोग, हाथी पांव रोग के नाम से जाना जाता है। इसमें जो पैर होते हैं मनुष्य के वो बिल्कुल हाथी के पैर के जितने बड़े हो जाते हैं, आपने देखा होगा। तो हाथी पांव रोग में पैर बड़े बड़े हो जाते हैं। ये किसके द्वारा होता है? तो किसके द्वारा होता है? वाउचेरिया, लुम्ब्रिकाइटिस वाउचेरिया के द्वारा होता है। लुम्ब्रिकाइटिस वाउचेरिया के द्वारा होता है। इसमें लिम्फेटिक और संयोजी ऊतक प्रभावित होते हैं। क्यूलेक्स मच्छर के काटने से होता है। ठीक है, इसके बाद में है एंकाइलोस्टोमियासिस हुकवर्म रोग। एंकाइलोस्टोमियासिस हुकवर्म रोग ये किसके द्वारा होता है? एंकाइलोस्टोमेटा ड्यूनियनेल, इसके द्वारा होता है। छोटी आंत को प्रभावित करता है और सामान्य पैर की त्वचा में क्या हो जाता है? छेद हो जाता है। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है वही याद रखना है। कैंसर कारक एवं प्रभावित अंग। कैंसर कौन उत्पन्न करता है और कहां पर उत्पन्न करता है ये याद रखना है। ये डिसीज के बारे में है, किसके द्वारा कहां का कैंसर होता है। जैसे पहला कैंसर कारक कोयले का धुआं। कोयले की जो फैक्ट्री होती है, जैसे कि पहले क्या होता था बेटा, ट्रेन जो है वो कोयले से चलती थी। ठीक है, कोयले से चलती थी तो कोयला को इंजन में भरना होता था। आपने देखा होगा गदर मूवी में, जब जो आपका सनी देओल है अमीषा पटेल को लेकर हिंदुस्तान आते हैं, उस समय में जो है उनका जो बेटा था वो क्या करता है? उस इंजन में कोयला डालते हुए जाता है ताकि इंजन क्या हो? चले, रुके ना। ठीक है, याद होगा, सभी ने तो मूवी देखा होगा गदर पहला पार्ट। ठीक है, तो उस समय में क्या होता है, जब इंजन चलता है तो बहुत सारी गैसेस निकलती है, तो वो गैसेस बेटा बहुत इन्फेक्शन करती है हमारी बॉडी में और हमारी बॉडी की सेल्स को जो है ज़्यादा से ज़्यादा डिवाइड होने के लिए प्रेरित करती हैं, जिससे हमको कैंसर हो जाता है। तो कौन सा कैंसर होता है? फेफड़े का कैंसर हो सकता है क्योंकि वो धुआं जाता है हमारे फेफड़ों में, और त्वचा कैंसर हो सकता है। फिर कोयले के जलने से निकलने वाली गैसेस 3,4 बेंजोबायरिन, इससे भी त्वचा और फेफड़े प्रभावित होते हैं। धूम्रपान का धुआं, इसमें क्या होता है? नाइट्रोसोडियम मेथेनल ये होता है। अब सोचो आप सिगरेट पी रहे हो, उसका धुआं कहाँ जा रहा है? डायरेक्ट आपके फेफड़ों में जा रहा है। फेफड़ों में जो एलियोलाई होते हैं जहाँ पर गैसेस स्टोर होती हैं, उन्हें एलियोलाई को पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया किसने? धुएं ने। वहाँ ऑक्सीजन कैसे स्टोर होगी बेटा? तो ऑक्सीजन जब स्टोर नहीं होगी तो भी क्या होगा? वहाँ पर धीरे धीरे गैसेस, मतलब जो आपकी लंग्स हैं वो डिवाइड होने लगेंगी और लंग्स कैंसर उत्पन्न करेंगी। कैडमियम ऑक्साइड से प्रोस्टेट ग्रंथि जो होती है हमारी,
प्रोस्टेट ग्रंथि जो है वो प्रभावित होती है, हमारी नहीं, मेल में। फिर क्या है आपका मोल्ड मेटाबॉलाइट्स यकृत में क्या करता है, कैंसर उत्पन्न करता है। 2 नेप्थेल्मीन एंड 4 एमिनो बाइफिनाल, ये यूरिनरी कैंसर उत्पन्न करता है, जो आपका यूरिनरी ब्लडर होता है उसमें कैंसर उत्पन्न करने में काम करता है। मस्टर्ड गैस फेफड़ों में कैंसर उत्पन्न करती है। निकिल और क्रोमियम फेफड़ों में। एस्बेस्टस फेफड़ा और प्लूरल झिल्ली में, प्लूरल झिल्ली बोले तो किसकी झिल्ली है ये, फेफड़े की झिल्ली। डाइथाइलेस्टी बेस्टोरेल मतलब DES, ये क्या करता है, वेजाइना में कैंसर उत्पन्न करता है। किसमें, वेजाइना में, वेजाइना में कैंसर उत्पन्न करता है। और फिर है विनाइल क्लोराइड, ये लीवर को इन्फेक्ट करता है, लीवर में कैंसर उत्पन्न करने में काम करता है। अब प्रतिरक्षित अनियमितताएं मतलब हमारे इम्यून सिस्टम की वजह से जो हमारे अंदर डिसेबिलिटीज़ देखने को मिलती है, डिसऑर्डर्स देखने को मिलते हैं, ये आपके यहाँ पर लिखे हुए हैं। जैसे कि ग्लोमेरुलो नेफ्राइटिस, जो आपकी ग्लोमेरुलस होता है उसमें किस टाइप की जो है अनियमितताएं देखने को मिलती है। जुवेनाइल डायबिटीज़, इसके बारे में याद रखना है। फिर आपको याद रखना है क्या, माइस्थीनिया ग्रेविस, किसके बारे में याद रखना है, माइस्थीनिया ग्रेविस। और फिर याद रखना है आपको क्या, सिस्टमैटिक ल्यूपस एरिथ्रेमटस। फिर क्या है, अल्सरेटिव कोलाइटिस। ये अनियमितताएं याद रखना है, इसके लक्षण याद रख लेना है, और कौन सी एंटीबॉडीज़ जो है इसके लिए बनाई गई हैं इसके बारे में याद रखना है आपको। ठीक है, ये पढ़ने वाली चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट थी, हमने इसको कवर कर लिया है। आपको क्या करना है, इसको रिवाइज करना है, अपनी कॉपी में नोट कर लेना है, जिससे कि क्या हो, आपके पास में ये पढ़ने के लिए जब एग्ज़ाम में आएंगी तो आप इसको क्या कर सके, कवर कर सके। ठीक है बेटा, तो आपको रिवाइज करते हुए चलना है, ये कॉपी में नोट करना है, क्योंकि सारी की सारी थ्योरिकल चीज़ें हैं, इसमें थ्योरी ही आती है, तो इसमें ज़्यादा कुछ समझाने वाली बात है नहीं। आपको क्या करना पड़ेगा, इसको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, अपनी कॉपी में ये सारे पॉइंट नोट कर लेंगे और इसको एक बार रिवाइज कर लेंगे, जिससे कि आपकी जो आने वाली एग्ज़ाम है 9 तारीख से जो एग्ज़ाम स्टार्ट हो रही है आपकी PNST की, उसमें आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। ठीक है बेटा, चलिए तो मिलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट लेक्चर में। आज की क्लास के लिए यहीं पर बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।